नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को लेकर। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 187 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 188वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 957 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 958 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से 2.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला मंथ कैसा होने वाला है, आपका आने वाला नया वर्ष कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। इन दोनों ही प्लेलिस्ट को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार जान सकते हैं कि आपके लिए आने वाला मंथ, आपके लिए आने वाला वर्ष, आपके लिए ये मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ क्या उपाय आपको कर लेने चाहिए जिनसे इन विभिन्न ग्रहों के राशि परिवर्तन प्रभाव को आप अपने लिए बेहतर बना सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये राहुल द बेस्ट नाम से आईडी है और हेमंत कुमार जी की जन्म कुंडली है। तो हेमंत जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 5 नवंबर 1985। जन्म का समय दिया हुआ है सुबह के 6:10 और जन्म स्थान है इनका जमालपुर बिहार। तुला लग्न की जन्म कुंडली है हेमंत जी आपकी, राशि आपकी कर्क बनती है। लग्नेश लग्न में बैठे हुए हैं और वर्गोत्तमी है, बट चलित चक्र में 12वें भाव का अर्थात अपनी नीच राशि का फल वो दे रहे हैं। वर्तमान समय में लग्नेश की ही दशा में चंद्रमा का अंतर आपको चल रहा है। प्रश्न आपने किया हुआ है कि कृपया करियर के बारे में बताएं। देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश की दशा में कर्मेश का ही अंतर चल रहा है और आपकी कुंडली में लग्नेश का लग्न में होना और कर्मेश का कर्म भाव में होना एक करियर की स्थिति को अच्छा प्रदर्शित करता है। गुरु आपकी कुंडली में नीच राशि में है जो कि षष्ठ भाव के स्वामी है। षष्ठ भाव से नौकरी का विचार किया जाता है। अब षष्ठपति चतुर्थ भाव में जाकर के अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रह कलह की स्थिति को ये निर्मित कर देते हैं और इनकी सीधी दृष्टि दशम भाव और दशम भाव के स्वामी दोनों पर पड़ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि करियर में आपको फ्लक्चुएशंस देखने में मिले। बट आपकी कुंडली में दशम में चंद्रमा दशमेश का दशम में होना ये मजबूती को दिखाता है। ये अलग बात है, क्या होता है ना, ज्योतिष का एक सूत्र जो है वो दूसरे सूत्र को कई बार कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। जैसे दशम भाव का स्वामी दशम भाव में हो तो यो यो भाव स्वामी दृष्टो युक्तो वा तस्य भावस्य वृद्धि। तो दशम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठा तो दशम भाव की वृद्धि हो रही है। ये पहला पॉइंट हो गया। बट यहीं पर दूसरा नियम ये कहता है कि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव में फ्लक्चुएशंस को क्रिएट कर देंगे, बढ़ना और घटना क्रिएट कर देंगे, क्योंकि वो चंद्रमा का नेचर है। चंद्रमा का स्वभाव होता है बढ़ना और घटना। वो बढ़ता भी है और घटता भी है। तो वही जिस भाव में बैठेगा उस भाव में फ्लक्चुएशंस की स्थिति बन जाएगी। तो 10th हाउस करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है, तो करियर में आपकी फ्लक्चुएशंस की स्थिति को ये चंद्रमा क्रिएट कर देंगे। बट कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दशम भाव के स्वामी दशम भाव में ही शनि के नक्षत्र में बैठे और शनि आपकी कुंडली के धन भाव में स्वनक्षत्रीय होकर के बैठे हुए हैं, तो करियर की स्थिति ओवरऑल मैं आपकी कुंडली में ठीक देखता हूँ। धन का संचयन आपका कभी नहीं हो पाएगा। धन जितना आप संचित करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके साथ में लॉस होगा। तो यदि आप धन के पॉइंट ऑफ व्यू से करियर के विषय में जानना चाह रहे हो तो धन का संचयन आपकी कुंडली में नहीं है। लाभ की स्थिति में आपकी कुंडली में जरूर बनते हुए देखता हूं। लाभ की स्थिति आपकी कुंडली में है और लाभ जो होगा वो आपको विलंबित होगा। तो अगर आप सिर्फ फाइनेंशियली मुझसे करियर के विषय में पूछना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में धन का संचयन कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप धन को संचित करने का प्रयत्न करना चाहते हैं तो आपको एफडीज में, बैंक में अपने पैसे को संचित करना चाहिए। इसके अलावा और किसी भी तरीके से आप धन को संचित करने से बचें। दूसरा ऑप्शन आपके पास में बचता है कि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी इत्यादि में आप अपने पैसे को लगा करके संचित कर सकते हो। धन का आगमन आपकी कुंडली में है, लेकिन जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में वो धन के लाभ को, धन आगमन की गति को धीमा प्रदर्शित कर रही है। तो विलंबित धन लाभ आपके साथ में दिखाई देता है मुझे।
शुक्र में चंद्रमा का अंतर समय आपके लिए ओवरऑल ठीक चल रहा है। वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि धन भाव पर और दशम भाव दोनों पर पड़ रही है गोचर कुंडली के आपके। इस वजह से भी हो सकता है कि करियर में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। तो 29 मार्च 2025 के बाद में शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे। शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे तो शनि की ढैया का प्रभाव वैसे ही अपने आप आपकी तरफ से खत्म हो जाएगा। शनि नवम भाव में जाएंगे तो एक अलग तरह की स्थिति को वो निर्मित करेंगे। और करियर में मैं अच्छी ग्रोथ आपकी कुंडली में देख पाता हूँ मई 2025 के बाद में। तो मई 25 के बाद में आपकी करियर में मुझे अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर दो बातें होती हैं, आपको बताना चाहिए था आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो करियर में ग्रोथ है तो अब आप इसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अगर और इस पर विश्लेषण आप चाहते हैं तो फिर इन वीडियो पर संपर्क करके आपको एक बार अपनी कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करा लेना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको नित्य सूर्य भगवान को जल देना है और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए आपको। साथ ही साथ शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य घी का दिया जला करके श्री सूक्त का एक पाठ करना भी आपके लिए काफी मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। इन दो उपायों को करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आप स्वयं ही महसूस करने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सृष्टि जोशी जी की है। तो सृष्टि जोशी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 17 अप्रैल 1999 और जन्म का समय है दोपहर के 12:01 और जन्म स्थान है उत्तराखंड में देहरादून। तो सृष्टि आपकी कुंडली जो है ये कर्क लगन की बनती है और राशि आपकी मेष है और शनि चंद्रमा की युति दशम भाव में बनी हुई है। सूर्य भी वहीं पर बैठे उच्च राशि में जो कि वर्गोत्तमी है, तो शनि का नीचत्व भंग होगा बट शनि के बल में वृद्धि होगी और सूर्य के बल में कमी आएगी, क्योंकि सूर्य और शनि की युति में सूर्य का बल घटता है और शनि का बल बढ़ जाता है। ये इसके पहले एक दो पहले कार्यक्रम में भी मैंने इस चीज को बताया हुआ था। और दशा आपकी चंद्रमा में केतु चल रहा है तो आपको मानसिक रूप से कुछ हद तक अशांत करेगी और हो सकता है कि विवाह इत्यादि को लेकर के भी चिंता या विलंब के कारण को ये बनाए। प्रश्न उन्होंने किया है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरी जॉब कब तक लग सकती है। देखिए आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब में जाने के योग तो बनते हैं बट कहीं ना कहीं दशम भाव में शनि बैठ करके इस चीज को विलंबित कर रहे हैं। अब सूर्य और शनि की युति और नवमांश कुंडली में अष्टम भावस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएंगी कि आपकी प्रिपरेशन इत्यादि तो बहुत अच्छी है, हो सकता है पढ़ाई इत्यादि आप अच्छी कर लेते हो, कंसंट्रेशन में जरूर आपकी थोड़ी सी परेशानी आती होगी बट फिर भी आप थोड़ा बैठो तो आप कंसंट्रेट भी कर लेते हो, ये आपकी कुंडली दिखा रही है। बट सबसे बड़ी समस्या जो आपके साथ में जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि आपकी कुंडली इस बात को प्रदर्शित करती है कि आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी हो जा रही है, प्रिपरेशन में कंफ्यूजन के साथ ही सही आप लग करके प्रिपरेशन कर ले रहे हो, बट उसके बाद भी जब बारी आती है परफॉर्म करने की, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो जो आपको परफॉर्मेंस देना चाहिए वो परफॉर्मेंस आप दे नहीं पाते हो। यानी कि जो आपका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का आउटकम जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, आप अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से ही आपकी सरकारी क्षेत्र में परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दशम भाव में शनि का होना और दशम भाव के स्वामी पर शनि की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बाधाओं को क्रिएट कर रहा है और सूर्य शनि की युति होते होते रह जाने वाली स्थिति, कुछ मार्क्स से ऐसे लोग रह जाते हैं। नवमांश कुंडली में भी सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना तो बिल्कुल जो कहते हैं जो ताला खुलेगा आपका, उस ताले को खोलने के लिए आपको बंच ऑफ कीज दे दिया जाए, एक चाबी का छल्ला पूरा बना करके दे दिया जाए जिसमें बहुत सी चाबियां लगी हैं, तो ताला खुलेगा तो जरूर बट वो आखिरी चाबी से खुलेगा और आप लाख प्रयत्न कर लो कि वो आखिरी चाबी पहली हो जाए तो वो नहीं हो पाएगी। तो ये डीले को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी कुंडली के हिसाब से कि 2027 के मार्च के बाद में इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, यानी कि अभी 2.5 से 3 साल का समय है। प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, सूर्य का जो बल है षडबल में, उसके आधार पर आप सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते हो, सरकारी नौकरी मिलने के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। किस सेक्टर में करना है इसके लिए चर्चा करना आवश्यक है, बट फिर भी आपकी कुंडली के आधार पर मुझे लगता है कि आपको 2027 तक अभी वेट करना चाहिए। कुछ उपाय जो हैं, सामान्य उपाय मैं आपको यही बता देता हूँ, यदि विस्तृत रूप से हमारी कभी चर्चा होगी तो उस पर भी हम आगे और चर्चा कर लेंगे, बट अभी सामान्य उपाय के तौर पर आप ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना प्रारंभ करिए, नित्य सूर्याष्टकम का पाठ करिए और सूर्य भगवान को नित्य जल देना प्रारंभ करिए और साथ ही साथ चंद्रमा के लिए शिव जी की आराधना करना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इन कुछ उपायों को करिए और अपना प्रयास जारी रखिए। आगे आने वाले समय में देखते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो 2027 के बाद में स्थितियां पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही हैं।
और आगे बढ़ जाते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये ढोलकिया कुंजन जी की है। ये नाम सुना हुआ है, ये शायद बहुत लंबे समय से इस चैनल से जुड़ी हुई हैं, या स्टार्टिंग के टाइम से ही शायद। तो ढोलकिया कुंजन जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ 2 अप्रैल 1998, दोपहर के 2:17 का इनका जन्म है, जूनागढ़ गुजरात। ये जन्म कुंडली भी कर्क लगन की है और राशि इनकी मिथुन बनती है। इन्होंने पूछा है कि सर मेरी शादी कब तक होगी और क्या मेरी कुंडली में मंगल बुध शनि सब अस्त हैं, तो ये बहुत बुरा है क्या? देखिए, मंगल बुध और शनि अस्त तो हैं आपकी कुंडली में। सबसे पहले मैं आपके ज्योतिषीय प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ। आपकी कुंडली में मंगल, शनि, बुध और सूर्य, ये चारों ही ग्रहों की युति 9th हाउस में बनी हुई है और चारों ही ग्रह एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है शायद आपने दी एस्ट्रोलॉजी शो में भी इस प्रश्न के विषय में मुझसे पूछा था, क्योंकि वो जो वहां पर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन था कि क्या होता है ना, चीजें याद रह जाती हैं, और वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जिसका जिक्र आपने किया था वही आपकी कुंडली में मुझे यहाँ दिख रहा है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है। तो बुध अगर अस्त भी है तो कोई परेशानी नहीं है, वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, इससे उनको बल मिल रहा है, बट षडबल में आपका बुध कमजोर है। तो जो 6 प्रकार के बल होते हैं उसमें बुध के बल में कमी आ रही है। तो तत्वतः आप अपने अंदर महसूस करती होंगे कि जो बुध का तत्व होता है उसमें कमी है और बुध से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिलती होंगी। तो वो बुध के अस्त होने की वजह से नहीं है, वो बुध के षडबल में कमजोर होने की वजह से है। दूसरा, अगर आपके मंगल को देखा जाए तो जी मंगल आपकी कुंडली में अस्त अवस्था में है और 10 डिग्री के अंदर है, और मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में परेशानियां और करियर में भी उतार चढ़ाव की स्थिति, जहां पर हिम्मत की आवश्यकता होती है वहां पर हिम्मत को ना दिखा पाना, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी कमी को प्रदर्शित करते हैं, ये एक जरूर कमी है। और रही बात शनि की, तो शनि देखिए, जब भी सूर्य और शनि की युति बनती है ना, तो शनि अगर अस्त भी है तो शनि के बल में वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य शनि पिता और पुत्र हैं, और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर इन दो ग्रहों की युति अगर बनती है तो शनि का बल बढ़ जाता है। तो शनि के अस्त होने से भी आपको कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, बट हाँ, शनि का अस्त होना आपके लिए कहीं ना कहीं आपके विवाह में विलंब को क्रिएट करने का कारण तो बन ही जाएगा, क्योंकि वो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। अब आपने पूछा है कि आपकी शादी कब तक होगी, तो अगर आपकी शादी पर हम विचार करते हैं, सबसे पहली चीज तो आप कर्क लगन के हो। कर्क लगन में यदि हम विवाह के विषय में विचार करते हैं तो सप्तम भाव में मकर राशि आ जाती है, जो कि कर्म की राशि है, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य के सुख में यहाँ पर कमी साफ नॉर्मली प्रदर्शित होती है। तो इसके लिए आपको कुंडली का मिलान करके विवाह करना चाहिए। आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी शनि नवम भाव में 28 अंश पर बाल अवस्था में बैठे हैं और षडबल में वीक हैं। गुरु का अष्टम भाव में जाना, नवमांश में गुरु का स्वग्रही होना विवाह की स्थितियों को बनाएगा, परंतु विलंब के साथ में, परेशानियों के साथ में विवाह की स्थिति निर्मित होने वाली है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जहां तक मैं देख पा रहा हूं, फिलहाल तो विवाह की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन फिर भी 2027 के जून के बाद में जब गुरु में शुक्र का अंतर आएगा, वहां पर आपके लिए विवाह की स्थिति बनेगी और वहीं पर आपको विवाह के लिए आगे बढ़ना उचित होगा। अभी यदि आप विवाह के विषय में प्रयास करो तो गुरु में बुध का अंतर आपको चल रहा है, और बुध आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी के साथ युति तो बना रहे हैं, बट कोई बहुत फेवरेबल कंडीशन को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, फरवरी तक अगर फिक्स हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए जो समय मैंने आपको पहले बताया 2027 के जून के बाद में, वही समय आपके विवाह के लिए फेवरेबल और स्ट्रांग मुझे दिखाई देता है, और इसी समय पर आपको विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपके जन्म स्थान से वैसे तो इंटरकास्ट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती है, पश्चिम दिशा से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बन रही हैं, और पसंद से विवाह, बट वो मंगल का जो मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस आपको जिक्र किया और शुक्र केतु का जो संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है, ये किसी तरह के रिलेशनशिप में ब्रेक को भी प्रदर्शित करता है। ये तो जब बात होगी तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी, बट फिर भी शादी के लिए आप जून 2027 के बाद में ही अगर कोशिश करें या प्रयास अभी से करते रहें, जून 27 के बाद यदि आप शादी के लिए आगे बढ़ें तो वही करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब 2.5 साल का समय लगभग मैं बोल रहा हूँ अभी आपके विवाह में, और उसके पहले अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियां आपको देखने में अवश्य ही मिल जाएंगी। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना प्रारंभ करिए, ये उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो शादी की, पेरेंट्स का अगर प्रेशर हो, तो अभी मई 25 के बाद में जब गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे तो गोचर के हिसाब से योग बनेंगे, वहां पर भी आप प्रयत्न कर सकते हो, बट विवाह का जो दशाओं के हिसाब से जो समय है वो जून 27 के बाद ही आ रहा है। साथ ही साथ गुरुवार का व्रत करना भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गुरुवार का व्रत किया करिए और अपने बुद्ध को थोड़ा सा जागृत करिए। बुद्ध भले ही इस कुंडली में कारक नहीं है, परंतु भाग्य भाव में बैठे हैं और वाणी की आवश्यकता सबको होती है। नीच राशि में वक्री होने के कारण वो उच्च के समान फल देने के लिए बाध्य भी हैं, परंतु कमजोर हैं तो उनका
रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो ओम राम ब्रीम राम साबुधाय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना प्रारंभ करिए, बुधवार से प्रारंभ करके, और गणेश जी को दूरबार अर्पित किया करिए। ये नित्य करिए आप, इससे भी आपको काफी हद तक फायदा देखने में मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।